साथ सैयद जवाद साहब जुड़ गए हैं। सैयद जवाद साहब भी सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और आपकी नजर भी जियो पॉलिटिक्स पे बड़ी गहरी है, बहुत बारीकी से ये भी चीजों को देखते हैं और कई हमारे इस डिबेट शो में शामिल हो चुके हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि वो तशरीफ लाए। सैयद जवाद साहब, जिस तरह से अब खबरें आ रही हैं, मोहम्मद बिन सलमान का जो बयान आया, इसके अलावा अब बात चल रही टू नेशन थ्योरी की, इसके साथ साथ लेकिन एक मीडिया खबर यह भी चला रहा है कि ये जो मीटिंग हुई इसमें ईरान के सदर नहीं गए। क्या इसके पीछे क्या है? हालांकि दोस्ती बहुत आगे बढ़ रही है, तमाम चीजें, लेकिन एक मीडिया ये चला रहा है कि साहब ईरान के सदर नहीं गए वहां। क्या लग रहा है आपको, इसके पीछे क्या क्या वजह हो सकती है? कैसे आप इसको देखते हैं? और उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन आप अपडेट भी अपने तौर पे थोड़ी सी हमें दे सकते हैं, जो आप अपने तौर पे अंगेज करते हैं, क्योंकि मैंने आज बहुत अपडेट नहीं दी, सिर्फ एक ही खबर पे बात शुरू कर दी, क्योंकि कैप्टन साहब को बहुत देर तक इंतजार कराना मैं थोड़ा अच्छा नहीं समझता। जी, बीच बीच अपडेट कर दूंगा। जी, जवाब साहब। जी जी, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मुमताज आलम साहब, और माजरत भी चाहता हूँ कि मैं बहुत दिनों से आपके चैनल पे जुड़ नहीं पाया, लेकिन वॉर को मैं देख रहा हूँ और बहुत क्लोजली देख रहा हूँ जो परिवर्तन हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप का आना, और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद पूरे अमेरिका के अंदर, और जो उसकी प्लानिंग कह लीजिए जो बाइडेन सरकार की थी, या एस्टेब्लिशमेंट की आप बात कर लीजिए, सबको अब टाटा बाय बाय होने जा रहा है। जो आप देखते हैं जो एस्टेब्लिशमेंट है, जिस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट ने पूरी रोकने की कोशिश करी, और रिजीम चेंज में जो एस्टेब्लिशमेंट ने चीजें करी, चाहे उसको बांग्लादेश को देख लीजिए, चाहे पाकिस्तान को देख लीजिए, चाहे नेपाल को देख लीजिए, सेंट्रल एशिया कंट्रीज के अंदर देख लीजिए। ट्रंप का थोड़ा सा बैकग्राउंड और भी बता दूं, ट्रंप वो शख्स थे जिन्होंने वॉर्स को जो है वो रुकवाया है। सबसे बड़ी वॉर जो थी वो अफगानिस्तान के अंदर से अपनी सेना निकालना, और अफगानिस्तान की सेना निकालने के बाद किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को घेरा गया, डोनाल्ड ट्रंप सरकार से बेदखल भी हो गए, सत्ता नहीं हासिल हुई। उसके बावजूद आप देखेंगे ट्रंप लगातार बोल रहे थे, वो इसलिए बोल रहे थे क्योंकि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिनको वॉर से नुकसान हो रहा है, जो जानते हैं कि वॉर से ज्यादातर विश्व का नुकसान होगा, बिजनेस के ऊपर असर पड़ेगा, उन तमाम लोगों ने एक तरफ आ करके बाइडेन को फंडिंग भी करी और पूरा बाइडेन को जो है समर्थन भी दिया, और बाइडेन जो है वो इख्तियार के आ गए। मोहम्मद बिन सलमान की अगर मैं बात करूं, एमडीएस जिनका जिक्र कर रहे थे, उनकी बहुत अच्छी जो है वो बातचीत डोनाल्ड ट्रंप से है, और वो जानते भी हैं कि वो भी एक बिजनेस माइंडेड हैं, और सऊदी अरब के अंदर जो प्रिंस हैं और जो अब नए प्रिंस आ रहे हैं या चीजों को देख रहे हैं, वो सब एक बिजनेस को लेकर के, एक अपनी अपनी इकोनॉमी को लेकर के चल रहे हैं। लेकिन जो इससे पहले अमेरिका एस्टेब्लिशमेंट कह लीजिए, और आप ज्यादा वक्त मुझे नहीं लगता कि अब जो है बेंजामिन नेतन्याहू को भी जो है वो इख्तियार के अंदर रहना पड़ेगा, उनको कुर्सी छोड़ना पड़ेगी। और यूरोप को देख लीजिए, यूरोप को उन्होंने बिल्कुल क्लियर टाटा बाय बाय कर दिया है, और खासतौर से नेटो को भी उन्होंने टाटा बाय बाय कर दिया एक तरीके से कि भाई अपनी जंग अपने पैसों पर लड़ो। और ज़ेलेंस्की के लिए तो उन्होंने साफ कह दिया था कि वो बहुत अच्छे जो है मार्केटिंग फ्रंटमैन है, वो आते हैं और तमाम डॉलर जो है, खरबों अरबों रुपए जो है वो ले करके अमेरिका से चले जा रहे हैं। लेकिन अब मैं थोड़ी सी मौजू को ये आपको बताना चाहूं कि एक तरफ से जंग बंदी होने जा रही है, रूस यूक्रेन भी जंग बंद होगी, और मुझे लगता है कि ये जंग बंद करना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। उसके दो चीजें बताऊंगा। अभी आपको पता, आप पूछ रहे थे कि अभी जो है ईरान के सदर जो है, नए सदर हैं, वो क्यों नहीं मिलने गए और क्या स्ट्रेटेजी की रीजन थे। देखिए, इन सब के पीछे जो है वो रूस है, बिल्कुल साफ कह रहे हैं। और अभी इजराइल के मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्ट्रेटेजिक अफेयर एंड पब्लिक, उनके जो हैं वो खामोशी से रूस उड़ करके गए हैं और मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए गए, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। और वहां मुलाकात ये जाकर करी है कि लेबनान से अब ज्यादा वक्त तक जंग जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता इजराइल। जिस तरीके से हाइफा के ऊपर लगातार टारगेट करा जा रहा है, और हाइफा बड़ा स्ट्रेटेजिक तौर पे उनकी जो है बंदरगाहों की तरफ उनके बिजनेस को बहुत ज्यादा एम्पर हो रहा है। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से जंग के अंदर वो जानते हैं कि पूरा रूस जो है वो समर्थन दे रहा है, और अब ट्रंप के आने के बाद जो उनको एक समर्थन की उम्मीद थी, वो उम्मीद जो है वो दिख नहीं रही है कि पूरा यूरोप उनको समर्थन करेगा। इसलिए वो भागे भागे गए हैं और पर्दे के पीछे मिल करके आए हैं पुतिन गवर्नमेंट से। वो जो जिस पद पर हैं वो बेइंतहा अहम पद है, मिनिस्टर ऑफ स्ट्रेटेजिक अफेयर, जो मिनिस्टर हैं उनके पब्लिक को भी जो बनाए गए हैं,
वो बहुत अहम भूमिका रखते हैं। और आपको बता दो, जब अब्राहम अकॉर्ड की बात हो रहा था तो उसमें भी वो बड़ी भूमिका निभा रहे थे। अब वो अब्राहम अकॉर्ड की तरफ वापस लौट रहे हैं। ट्यूनीशियन आपने बताया कि वो थोड़ी के ऊपर भी आ रहे हैं, इजराइल फलस्तीन के मसौदे को करा जाए, लेकिन तब तक नहीं हो सकता है मुमताज भाई जब तक आप जो है गाजा के अंदर से सेना वापस नहीं लेते। और बेंजामिन नेतन्याहू जो है पीछे नहीं हटने वाले इस चीज से। और अब आपको बता दूं, ये वॉर किस तरफ मूव करेगी। ये वॉर का जो मूव होगा वो जाएगा शाम के अंदर। शाम के अंदर बशर असद की सरकार को जो है वो ज्यादा करा जाएगा। और आपको पता है कि ईरान के मौक़िफ़ को लेकर के, मैं क्लियर कह रहा हूं, ईरान के मौक़िफ़ को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल क्लियर है। और डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे आदमी है, अनप्रिडिक्टेबल आदमी है। वो बिजनेसमैन है, उनको नहीं पता कि क्या कब जो है कब एक तरफ कौन सा मूव लेना चाहिए। वो कोई भी मूव ले सकते हैं, इस चीज को समझिएगा। लेकिन हालांकि एक बिजनेसमैन की खास बात ये होती है कि वो सब कुछ अफोर्ड कर सकता है बनिस्बत जंग के, लेकिन वो बिजनेस को जो है नहीं हैम्पर करता है। और उनके सारे दोस्त जो हैं वो सब बिजनेसमैन हैं डोनाल्ड ट्रंप के। तो इस चीज को गंभीरता को समझिए। आप अगर उम्मीद ये करेंगे कि ये लेबनान की या इनकी जंग बंद हो जाएगी तो अभी बहुत मुश्किल है। क्योंकि इजराइल जिस मुद्दे को लेकर के या जिस मौके को लेकर के आगे बढ़ा हुआ, उसके लिए वहां से पैर खींचना बहुत मुश्किल है। और अभी की सिचुएशन हो सकता है किसी एक बात पे इजराइल एग्री कर जाए, लेकिन कायम नहीं रहेगा। मैं आपको फिर कह रहा हूं, अभी किसी हद तक, किसी वक्त तक जो है वो हो जाए, लेकिन वो कायम अपनी बातों पे नहीं रहता है। क्योंकि हमने तमाम चीजें देखी हैं। यूनाइटेड नेशंस की करारदाद की धज्जियां, खिलाफ वर्जियां करने वाला यही सरकार है, बेंजामिन नेतन्याहू है। और आप देख लिए पीस कीपिंग फोर्स के ऊपर और जो यूरोपियन यूनियन की करारदाद है उसकी भी धज्जियां उड़ा करके फेंकने वाले यही। अगर डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऊपर नीचे या सिचुएशन को कंट्रोल करने की बात करते हैं तो उस मामले में देखने की जरूरत होगी कि बेंजामिन नेतन्याहू की जगह पर दूसरा कौन आएगा, वहां से ही करेगी। लेकिन वॉर अभी बंद होते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रही कि वॉर बंद हो जाएगी। हो सकता है वॉर जो है वो स्लो हो जाए। आप कह देंगे कि वो हो सकता है लेबनान की वॉर के ऊपर जिस तरीके के शदीद हमले और रॉकेट हो रहे हैं, वो वाली वॉर जो जिस तेज में चल रही वो नहीं। लेकिन पहला मौका ये होगा कि रूस और यूक्रेन की जंग को बंद करवाना। बिल्कुल कह रहा हूं, ये तो है। लेकिन इधर वॉर में हल्की आ सकती है, स्टेप बाय स्टेप देख करके कि जिस तरीके से एग्रेशन हो रहा था ईरान की तरफ से, उसमें कमी आ सकती, खत्म नहीं होगी। एक सही मैं समझता हूं कि बैलेंसिंग और समझ में आने वाली बात फकीर साहब ने की है। जवाद साहब, क्या आपको लग रहा है कि ट्रंप के आने से, हालांकि जो ईरानी सदर हैं जिसके उन्होंने साफ साफ कहा कि हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ईरान में कौन सदर है, कौन नहीं है, कौन बना, कौन नहीं बना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उन्होंने। और दूसरी बात वहां से उठी थी कि कासिम सुलेमानी का जो मसला है वो अब भी कहीं ना कहीं बाकी है। तो ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि वाकई जो है वो कुछ नरमी आई है, कुछ जो है थोड़ा से क्योंकि ये लग रहा था कि ईरान जो है वो अटैक करेगा, और ईरान अब भी कह रहा है, अभी खबरें आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के चार्ज लेने से पहले ईरान हमला करेगा। तो कैसे देखते हैं आपको कि क्या मतलब, क्या कुछ अजीब से नहीं लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है? मैं उनकी बातों से जो है अपनी राय जो है वो मुतफिक हूँ उनकी बातों से। देखिए क्या है, एक मिनट जवाब साहब, एक जयदीप सिंह बुंदेला साहब है, उन्होंने लिखा है कि इंडियन भाई जो तुम ईरान की प्रॉक्सी की बात कर रहे हो, तो इजराइल को जो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी सहित समस्त यूरोपीय देश हथियार या पैसा दे रहे हैं, वो किसी प्रॉक्सी से कम है, इस पर भी बोल दीजिए थोड़ा सा। ये उनका कहना है। तुम्हारा ये जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने एक तरीके से सवाल किया जी। क्या है, अभी जिसका जिक्र जो है, जिस बात का जिक्र जो है फकील भाई कह रहे थे, वो मैं उनकी बात से जो मुत्तफिक हूँ। और उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि ये 3 फ्रंट पे वॉर लड़ी जा रही है। इस वॉर के अंदर एक तो मीडिया परसेप्शन की जो वॉर है, नैरेटिव है, उसको लड़ा जा रहा है। उसमें भी इस वक्त
इजराइल को शिकस्त हासिल हो हुई है। वो शिकस्त किस तरीके से हुई है, जो एक मीडिया में हवा बनाया जाता था, इजराइल का दिखाया जाता था, मोसाद का दिखाया जाता था कि किस तरीके से उनके पास क्या क्या इक्विपमेंट है, क्या क्या टेक्नोलॉजी है, किस तरीके से जो है होगी टेक्नोलॉजी। लेकिन जिस टेक्नोलॉजी की, जिस इक्विपमेंट के, जिन हथियारों के बलबूते पर ये उछलते थे अमेरिका के दिए हुए, वो तो बिल्कुल ध्वस्त हो गए। वो नैरेटिव बिल्कुल खत्म हो गया कि जो है इजराइल बहुत तेज एजेंसी है, उनके पास ये है, दुनिया भर की तमाम चीजें हैं। और ये भी साफ आ गया, बगैर अमेरिका के सपोर्ट के, बगैर यूरोप के सपोर्ट के इजराइल कुछ भी नहीं है आज की डेट में, जो देख करके लग रहा है परसेप्शन। तो मीडिया परसेप्शन में एक तरीके से इनकी हारूरी। दूसरा देखिए, फौजें जो होती है ना, जंगें जो हैं, लोग समझते हैं कि फौज लड़ती है, लेकिन फौज नहीं लड़ती, साथ ही साथ मुल्क भी लड़ता है और आवाम भी लड़ती है। आप देखिए, क्या इजराइल के अंदर इस वक्त आवाम का सपोर्ट है या नहीं? आवाम तो पूरी खिलाफ खड़ी हुई, सेना के बलबूते पे जीतना चाहते। तारीख गवाह रही है, जिस जिस मुल्क की आवाम फौज के पीछे, सरकार के पीछे खड़ी नहीं होती, वो जंगें नहीं जीत सकती। उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए किस तरीके से जिस महाज पे जंग लड़ी गई थी आपकी अफगानिस्तान के अंदर, कितनी बुरी शिकस्त हासिल हुई। बहुत बड़े सुपर पावर उस वक्त टेक्नोलॉजी और चीजें, और ये बम है, क्लस्टर बम है, फास्फोरस बम है, ऐसा डाल दिया, लेकिन 18 साल के बाद जो है वो हार करके अमेरिका निकला। और अमेरिका का एक नहीं कई दफा ये हाल हुआ, जहां मुल्क के अंदर जो है, मुल्क आवाम जब लड़ती है, सेना के साथ आवाम होती है, वो मुल्क जो है जीतते हैं। आप देख लीजिए, यही हश्र हुआ एक वक्त में यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी हुआ। एक वक्त में जब उन्होंने वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो जो आवाम थी उन्होंने साथ छोड़ दिया, और जंग के नताइज क्या वो हमने देखे, पूरी दुनिया में तबाही और बर्पा हुआ। तीसरी जंग अभी चल रही है, खड़ी हुई है, सामने दिख रही है चीजें। अगर बैलेंस करने की जहां तक बात आएगी, हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त अपने आप को वर्ल्ड लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट करें, उसमें ये बैलेंस कर सकते हैं कि हाँ, जंग बंदी के अंदर कमी हो गई, और इधर इजराइल को खुश करने के लिए वो ईरान के ऊपर और बहुत सी पाबंदियां जो है वो आयद करते हैं। इससे ज्यादा की उम्मीद और तवक्को रखना मुझे लगता है वो फिर नाइंसाफी होगी। ईरान पे वैसे सैंक्शन लगे हों, और ज्यादा सैंक्शन जो है फाइनेंशियली ईरान के ऊपर लगा दिए जाए, और ये दिखाने की कोशिश भी करी जाए कि हमने जंग बंदी करी है, और जंग बंदी के बाद हमने ईरान को भी सबक सिखाया। इससे ज्यादा की तवक्को करना मुझे नहीं लगता सही बात होगी। और आपको बता दो, जिस अब्राहम अकॉर्ड की बात है, जो जिनका मैंने नाम लिया अभी, मिनिस्टर ऑफ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं वहां के, वो अपनी इस बात को बार बार कह रहे हैं। रॉन डर्मर उनका नाम है, वो गए हैं अब्राहम अकॉर्ड की बात करने के लिए, और रूस को कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं आकर के कि भाई आप आइए और आप आकर के रोल निभाइए बड़ा, क्योंकि इस वक्त इतने महाज पर जंग को अफोर्ड कर पाना वो इजराइल के बस की बात नहीं है, समर्थन लोगों का नहीं है। तो पहली दूसरी परसेप्शन वॉर भी जो है वो मुझे लगता है इस वक्त ईरान ने जीत ली है। मीडिया के अंदर की जो वॉर है, जो परसेप्शन नैरेटिव जड़ने की वॉर है, वो भी ईरान ने जीत ली। तीसरी सबसे बड़ी बात, अगर इस चीज को अगर जंगबंदी के तौर पे देखा जाएगा, तब भी फतेह जो है वो ईरान को इस बार होने जा रही है। अगर इजराइल जंगबंदी करता है तो, जिसकी उम्मीद मुझे नहीं दिखती है, क्योंकि इस वक्त शिकस्त खाने के बाद सिर्फ इतना ही हो सकता है कि हो सकता उनकी जगह पे कोई तीसरा बंदा आ जाए, दूसरा बंदा आ जाए, उनकी कैबिनेट से निकला हुआ आ जाए, और समझौता यहां तक हो कि एक तरफ तो हम टेबल टॉक कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो जंग चल रही। और अब्राहम अकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो जो समझौता करा जाएगा, उसमें भी ये रखा जाएगा कि मिडिल ईस्ट के अंदर वॉर चीजें सब कुछ ना हो, जो उनका ग्रेटर इजराइल बनाने का जो सपना है वो कुछ एक वक्त के लिए टाल दिया जाए, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि जिस तरीके से उनके पास रेड काउस उनकी आ चुकी है, लाल गाय आ चुकी है, उनकी रब्बीज की प्रेडिक्शन है वहां पर, ये मानेंगे कहीं नहीं। अमेरिका हो सकता है एक वक्त में ये डिसाइड करे कि भाई ठीक है हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जंग अब तुम ही लड़ो।
तुम्हें जंग लड़ने का शौक है, लड़ो। यूरोप कंट्रीज के ऊपर ये डिसाइड कर दिया जाएगा कि आप भी आजाद हैं। पूरा यूरोप, मैं आपसे बार बार कह रहा था, पूरी नेटो की सेना जो है हो सकता उनके साथ ना हो, उनको एक फ्री हैंड दिया जाएगा कि भाई आप किस किस तरीके से जंग में शामिल हो सकते हैं। हमारी सेना नहीं शामिल होगी, हम फाइनेंशियली सपोर्ट देंगे। कुछ देश कहेंगे ठीक है हम आपको सेना दे सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियली सपोर्ट जो है उतना नहीं दे सकते जितना दे सकते हैं। वो सबकी अपनी अपनी चॉइस होगा, जो जा करके उनकी तरफ से, उनके बिहाफ पे जो उनको समर्थन देना चाहे, जो उनके बिहाफ पे लड़ना चाहे, लड़ सके। लेकिन आप ये कहें कि पूरा वॉर का पैसा जो है अमेरिका अफोर्ड कर ले, पूरी जितनी जंग के अंदर इक्विपमेंट होंगे, जितनी फाइनेंशियल सपोर्ट हो अमेरिका कर ले, तो डोनाल्ड ट्रंप उस मिजाज के इंसान नहीं है। हालांकि मैं पहले कह चुका हूं अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन यहां पर एक बिजनेसमैन जो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं, ये कह दे कि भाई जिसकी जो मर्जी है, जो जो इजराइल का साथ देना चाहता है वो खड़ा हो जाए। जो जो कंट्रीज जो हैं वो अगर ईरान के साथ खड़ा होना चाहती है वो ईरान के साथ मुझे लगता नहीं कि ओआईसी की बहुत सी कंट्री एक साथ आकर के खड़ी हो जाएंगी या जंग के मैदान में छूट पाएंगी। ये भी तवक्को मैं नहीं कर सकता। हाँ, बस जबानी जमा खर्च हो सकता है कि हम मरम्मत कर रहे हैं और हम जो है इनको ये चीज नहीं प्रोवाइड करेंगे, हो सकता है हम उनको ये तेल की चीजें ना प्रोवाइड करें, जो पेट्रोल है या पेट्रोकेमिकल चीजें हैं वो हम नहीं देंगे, इनके ऊपर कुछ सेंक्शन लगा दे, चीजें कर दे। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे इस वक्त इजराइल इतना मजबूत है, फाइनेंशियली भी मजबूत है, वो जानता है कि कहां से क्या काम लेना है। तो एक बड़ी असमंजस की स्थिति है इस वक्त वॉर में। ये मेरी राय है, आप इससे नाइत्तेफाकी जाहिर कर सकते हैं, ये भी आपकी आजादी है। जो मैं इस वक्त अपने आप को देख पा रहा हूं कि किस तरीके से वॉर का नैरेटिव है, किस तरीके से सियासत जा रही है।